हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का सूक्ष्म जीव, मित्र और सूत्र। सूक्ष्म जीव को इंग्लिश में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं और मित्र और सूत्र को फ्रेंड एवं फुए कहते हैं। ठीक है, उनके बाद हमारा क्या है, तो पहला यहाँ सूक्ष्म जीव क्या है। यहाँ पे जो है चैप्टर 2 में सूक्ष्म जीव, हमारा पहला क्या है, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता है तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे हमारे पास जो जो हम नंगी आंखों से नहीं देखते, जिसको हम देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृत जल, वायु तथा प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मृदा जो मिट्टी होता है उसमें पाया जाता है, जल में पाया जाता है, वायु तथा प्राणियों तथा पादप में पाए जाते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जीवों के 4 मुख्य वर्ग बांटा गया है। सूक्ष्म जीव जो है ना, उनका 4 वर्ग में बांटा गया है। पहला यहाँ पे क्या है, जीवाणु। जीवाणु क्या है, तो ये अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव है जिन्हें बैक्टीरिया भी कहा जाता है। जीवाणु को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः एक कोशिकीय वृत्ति होते हैं। ये जल, हवा, मिट्टी, नमी युक्त जगह पर पाए जाते हैं। ये जो होता है ना, जीवाणु होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे जल, हवा और मिट्टी में पाए जाते हैं और नमी युक्त जगह पे। और यहाँ पे जो है जीवाणु, ये कितना, मतलब इस जीवाणु को हम बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये बहुत अत्यंत छोटे सूक्ष्म जीव है, बहुत छोटा, जो नंगी आंखों से दिखता भी नहीं है। और ये कितने, एक कोशिकीय भित्ति होते हैं। ठीक है, और जैसे यहाँ दिया हुआ है, दूध से दही बनता है, तो उनमें भी जीवाणु का काम होता है। खाद्य उर्वरक सहायक करते हैं, उसमें भी जीवाणुओं का काम होता है। और मनुष्य में निमोनिया, हैजा, टीबी रोग फैलते हैं, तो निमोनिया के कारण फैलता है, जीवाणु के कारण फैलता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे क्या है। और इसमें उनके बाद हमारा यहाँ पे है दूसरा क्या है, कवक। तो सूक्ष्मदर्शी में 4 तो बताए गए थे ना, क्या बोला गया था, सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्म जीवों में जो है 4 मुख्य वर्ग बांटा गया। पहला हमारा जीवाणु हुआ, उनके बाद हमारा दूसरा क्या है, तो कवक है। कवक किसे कहते हैं, कवक होता क्या है, तो यहाँ देखते हैं। कवक को सामान्यतः बोलचाल की भाषा में फफूंदी कहते हैं। कवक को क्या कहते हैं, फफूंदी। ये चमड़े, भोजन, आचार में उग जाते हैं। कवक के तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं। कवक सड़े गले जीव जंतु पौधों को खाकर खनिज में बदल देता है। कवक क्या है, कवक को हम सब क्या पहले कहते हैं, फफूंदी कहते हैं। ठीक है, कवक को दूसरे भाषा में हम क्या कहते हैं, बोलचाल में, सामान्य भाषा में हम यहाँ पे फफूंदी कहते हैं। ठीक है, उनके बाद यहाँ ये चमड़े जो है ना, यहाँ दिखा हुआ है, चमड़े, भोजन, आचार में उगाते हैं। ये चमड़े और भोजन में, आचार में उगाते हैं। कवक के तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय भी होते हैं। कवक जो होता है ना, दोनों होता है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। कवक सड़े गले जीव जंतु पौधों को खाकर अपना खनिज बनाता है, समझा। तो ठीक है, कवक जो होता है वो सड़े गले चीज़ों को खाकर ही अपना भोजन खाकर जो होता है ना, खनिज बनाता है। तो यहाँ जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रोमाइसिलिन और जैसे औषधियाँ कवक से निर्माण होता है। यह जो ये दोनों है ना, पेनिसिलिन और स्ट्रोमाइसिन जैसे औषधियाँ जो है वो किससे मिलता है, मिलकर बनता है, तो यहाँ कवक से निर्माण होता है। और इसी तरह यहाँ पे है, ये पौधे जंतु मनुष्य में दांत, खुजली फैलाते हैं। जो कवक होता है ना, जंतु और मनुष्य में क्या करता है, खुजली और दांत फैलाता है। उनके बाद हमारा है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव का वह सूक्ष्म जीव का समूह होता है। ये मिट्टी, जल, पौधे और जानवरों के शरीर में उपस्थित होता है। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सामुदायिक जीव मनुष्यों में रोग फैलाते हैं। तो यहाँ जो प्रोटोजुआ होता है यह सूक्ष्म जीव होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा है सूक्ष्मदर्शी जीव का। और ये कहाँ पाए जाते हैं,
ये मिट्टी, जल, पौधे और जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय होता है। जो प्रोटोजोआ होता है यहाँ एक कोशिकीय है। समुदाय के जीव मनुष्यों में रोग फैलाता है। ये जो होता है समुदाय के जीव मनुष्यों में रोग फैलाता है प्रोटोजोआ। जैसे हमारे कैसा बीमारी है मलेरिया, ये किससे फैलता है? प्रोटोजोआ से। पेचिश, निद्रा रोग आदि, ये सब क्या है? बीमारियां होती है किससे? प्रोटोजोआ से। उनके बाद हमारा यहाँ आता है शैवाल। चलो देखते हैं शैवाल क्या है। तो शैवाल ये रुके हुए पानी में उगती है और फिसलन बनाती है। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय का समूह होता है। इनका शैवालों का रंग नीला होता है, जैसे खाद के निर्माण सहायता करती है। जो ये शैवाल होता है ना, कहाँ होता है? जहाँ पानी हमेशा रुका हुआ रहता है। जैसे नाले में भी कभी कभी पानी रुक जाते हैं, तो वहाँ अधिकतर ये सब होता है। ठीक है, शैवाल वहाँ पे देखना हमेशा फिसलन जैसे बनाता है, जैसे चापाकल में कभी देखोगे तो पता चला होगा। गदड़ी से जो लगता है ना, उसी को कहते हैं शैवाल। और ये एक कोशिकीय, ये बहुकोशिकीय समूह में होता है। ठीक है, इन शैवाल का रंग नीला होता है और जैव खाद के निर्माण में सहायक करता है। जल को प्रदूषित करता है। इनका जो ये जो है ना शैवाल क्या करता है? ये जल को प्रदूषित करता है। अब विषाणु, ये समूह, विषाणु क्या है? ये समूह जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणनफल करते हैं। ठीक है, जीवाणु जो है परपोषी में ही जीवनफल करते हैं। जैसे खांसी, जुकाम, फ्लू, पोलियो, खसरा रोग फैलते हैं। ये जो खांसी जुकाम है ये विषाणु से होता है। उनके बाद देखो यहाँ क्या है, सूक्ष्म जीव के उपयोग। अब हम जानते हैं कि सूक्ष्म जीव का उपयोग क्या होता है। जैसे यहाँ पे है दूध से दही बनना, ये सूक्ष्म जीव का उपयोग है। तो देखो कैसे बनता है सूक्ष्म जीव का दूध से दही। तो दूध से दही बनने के लिए हम दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं ना, जिसमें हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं दही में। तो दूध में अभी तो होता नहीं, तो इसलिए यहाँ जो होता है जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। कौन सा होता है? तो यहाँ लैक्टोबैसिलस होता है ना, ये जो ये तो है, चल भी नहीं रहा यार। यहाँ जो ये तो है ना लैक्टोबैसिलस नामक ये जीवाणु होता है जो हमारे दही में पाया जाता है। ठीक है, जीवाणु पाए जाते हैं, यहाँ दिया है कि जीवाणु पाए जाते हैं जो संपूर्ण दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यही बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस है नामक, ये हमारा क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। इनके बाद यहाँ लिखा हुआ आगे, इसके अलावा सूक्ष्म जीव ब्रेड, कवक, पनीर, अचार आदि खाद्य पदार्थ में उत्पादन में सहायक होता है। यह जो आगे लिखा है, इसके अलावा दूध दही के अलावा इसके अलावा सूक्ष्म जीव ब्रेड, केक, पनीर, अचार, ब्रेड, केक, पनीर जो बनने में होता है, अचार आदि खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक करता है। इनमें भी सहायक करता है। जो ब्रेड होता है, केक होता है, पनीर होता है, अचार, इनमें जो बनने में सहायक करता है। जैसे यहाँ दूध को दही में बदलने के लिए सहायक किया ना सूक्ष्म जीव, इसी तरह उसमें करता है। इसमें जो दही को बनने में, जो दूध को दही में बनने के लिए जो जीवाणु था वो लैक्टोबैसिलस या नामक एक जीवाणु था। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, अब अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। तो देखो अल्कोहल के उत्पादन में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल जो होता है यहाँ सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। तो यहाँ शरीर क्या है, शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब में उत्पादन किया जाता है। शर्करा जो होता है ना, शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में क्या चिमनी है या चीनी है, देख लेते पहले। हाँ, तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। जब चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अल्कोहल के निर्माण में भी जो हमारा सूक्ष्म जीवों का जो होता है ना, सूक्ष्म जीवों का उपयोग
किया जाता है। ठीक है, शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शर्करा में किससे होता है? ईस्ट द्वारा होता है। ठीक है, शर्करा में अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करता है। यहाँ जो ईस्ट है ना, ये सूक्ष्म जीव है, इसके द्वारा अल्कोहल उत्पादन किया जाता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कैन्विन कहा जाता है। ठीक है, तो इनके बाद देखते हैं औषधियाँ उपयोग करने में। जब भी हम बीमार होते, ठीक है, जब हम बीमार होते तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की गोली देती है। ठीक है, इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव ही होता है। जो हमारे पास एंटीबायोटिक होता है तो वो कहाँ से होता है? जो उसका स्रोत होता है तो हमारा वो सूक्ष्मदर्शी जीवों से ही होता है। ये औषधि हमारे शरीर में, ये औषधि जो है ना, हमारे शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है या उनके विघटित को रोक देता है। समझा? वृद्धि को रोक देता है। औषधि उपयोग किससे होता है? जो भी हमें बीमारी होता है, हमारे शरीर में जो बीमारी होता है ना, तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? एंटीबायोटिक दवा। वो एंटीबायोटिक कहाँ से बनता है? तो वो सूक्ष्म जीव जर्सी से ही बनता है। सूक्ष्म जीव जो है ना, उसी से बनता है। ये जो सूक्ष्म जीव जो है हमारे शरीर में अंदर जाके औषधियों हमारे शरीर में जाता है ना, जो बीमारी पैदा करने वाला रहता है, उनको नष्ट कर देता है या वृद्धि से रोक देता है। ठीक है, इनके आगे क्या है? इसके अलावा सूक्ष्म जीव की सहायता से कोई बीमारी को रोकने के लिए यहाँ क्या है? वैक्सीन, टीका भी बनाए जाते हैं। जो होता है ना, सूक्ष्म जीव जो होता है उसके सहायता से हम क्या, कोई बीमारी को रोकने के लिए क्या बनाते हैं? वैक्सीन, टीका भी बनाए जाते हैं। समझे? उनके बाद देखते हैं आगे क्या है आखिरकार। अब यहाँ पे है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? देखो यहाँ पे, बीमारी पड़ने पर डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। यह 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई थी। पेनिसिलिन जो बीमारी पड़ने पर डॉक्टर आपको देता है, ठीक है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन जो देता है, ये कब बना था? 1929 में। और बनाया किसने था? ये तो याद कर लेना, 8th क्लास में पूछ सकता है। ठीक है, अलेक्जेंडर पेनिसिलिन फ्लेमिंग ने फफूंदी से बनाया था। किससे बनाया था? फफूंद जो होता है ना, उससे ही। जो कब बनाया था? पेनिसिलिन बनाई थी तो 1929 में बनाया था। ये तो यहाँ पे जो 29 है ना, 1929 को याद कर लेना। उनके बाद यहाँ जो नाम है अलेक्जेंडर, ठीक है, इन्हें भी याद कर लेना। ये तो नाम है ना अलेक्जेंडर। यहाँ पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है ना, इसी ने बनाया था पहली बार कब? 1929 में पेनिसिलिन बनाया था। किससे बनाया था? फफूंद से। उनके बाद देखते हैं वैक्सीन, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ वैक्सीन और टीका क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें लड़ने के लिए वैक्सीन या टीका का उपयोग किया जाता है। समझे? हमारे शरीर में जो बीमारी होता है ना, जब सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उन्हें लड़ने के लिए, हमारे शरीर में लड़ने के लिए क्या किया जाता है? टीका दिया जाता है। जब बच्चे को जन्म के पहले वर्ष में BCG का एक टीका, TPT के 3 टीके, हेपेटाइट B के 3 टीके, पोलियो या 3 खुराक और खसरे का एक टीका लगाया गया हो, तब बच्चा टीकाकरण पूर्ण माना जाता है। समझे क्या बोला? यहाँ पर सही फिर से पढ़ लेते। देखो, जब बच्चे 1 साल के जन्म के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ देखो बच्चा दिया हुआ है। ये जो बच्चे हैं ना, बच्चे के जन्म के पहले वर्ष में उसे किस का लगाया जाता है? तो यहाँ BCG है। यहाँ जो BCG का टीका लगाया जाता है। उनके बाद एक टीका क्या है? TPT का। यहाँ एक टीका है TPT का। TPT हो गया हमारा पहला क्या? BCG। उनके बाद TPT। उनके बाद जो है 3 टीके किनके लगाए जाते हैं? तो यहाँ 3 टीका लगाया जाता है हमारा हेपेटाइट
बी का। उनके बाद जो हमारा लगता है यहाँ पे हेपेटाइट बी का 3 टीका लगता है। और जो लास्ट में पोलियो के 3 खुराक खसरे के 1 टीका लगाया हो तब बच्चे का टीकाकरण पूर्ण माना जाता है। समझा? जैसे हमारा यहाँ क्या क्या बोला है, पहला हमारा बोला है यहाँ पे जैसे है ना BTC, अरे यार रुक जा ब्रो, यहाँ हमारा बोला है पहले BCG, एक क्या बोला है BCG, दूसरा बोला है TPT, और यहाँ जो है 3 टीके किनके बोले, हेपेटाइट के। यहाँ पे 3 टीके जो बोले किनके, हेपेटाइट्स के। इनका 3 टीका होता है। और लास्ट में 3 टीके पोलियो, 3 खुराक हेपेटाइट बी का था, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे पोलियो के 3 खुराक है। 3 खुराक किसका है, तो पोलियो का। और लास्ट में खसरे का 1 टीका, जो खसरे होता है ना, खसरे का 1 टीका। तभी हम ये चारों जो है ना BCG हो गया, TPT हो गया, 3 हेपेटाइट का टीका लगता है और 3 खुराक जो होता है पोलियो का और खसरे का टीका लगाने पर ही बच्चे को पूर्ण टीका लगा हुआ माना जाता है, ठीक है। उनके बाद देखते हैं आगे क्या है। राष्ट्रीय टीकाकरण सूची, चलो देख लेते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सूची क्या है। तो यहाँ दिया हुआ है खसरा, पहला हमारे यहाँ पे देखो, पहले शुरू में दिया है खसरा, उनके बाद दूसरा दिया है टेटनस का, हाँ जैसे धनुष बाई या पोलियो, क्षय रोग, गलघोटू, हाँ। उनके बाद काली खांसी और साथ में हेपेटाइटिस। ये सब क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण की सूची आता है। इसे याद कर लेना, पूछ भी सकता है क्लास 7-8 में। तो पहला हमारा क्या है, खसरा, उनके बाद है टेटनस का सुई, उनके बाद पोलियो, क्षय रोग और गलाघोट और काली खांसी और हेपेटाइटिस। आगे देखते हैं मिट्टी की उर्वरक में वृद्धि, ठीक है। मिट्टी की उर्वरक में जो वृद्धि है किसी कारण होता है, तो यहाँ कुछ जीवाणु में नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थायीकरण कर सकता है। कोई जो मतलब जीवाणु होता है ना, वो क्या करता है, नीले हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थायीकरण कर सकता है, तो उर्वरक उसमें बढ़ जाता है, मिट्टी के उर्वरक में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद हम सब देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है पर्यावरण का शुद्धिकरण किया है आखिरकार। तो यहाँ पे देखो पर्यावरण का शुद्धिकरण, तो सूक्ष्म जीव का उपयोग करके पर्यावरण को शुद्धिकरण भी कर सकते हैं, समझे। यहाँ जो है ना पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में श्वास द्वारा जो होता है ना, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। ये रोग किसके द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है, एक होता है श्वास द्वारा, सांस जब लेते हैं ना तो उसके द्वारा भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। पेय जल मतलब पानी जब पीते हैं, पानी के द्वारा भी हमारे शरीर में जा सकता है सूक्ष्म जीव, भोजन के द्वारा भी जा सकता है। तो ये हमारे पहला हुआ श्वास, उसके बाद भोजन और पानी के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, हैजा, सर्दी जुकाम, ये क्या है, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। सर्दी जुकाम क्या होता है, खांसी से होता है। खांसी जब आसपास खांसता है या छींकता है तो वो जो बैक्टीरिया होता है वो हवा में घुल जाता है, वही हम सब सांस लेते हैं ना, हमारे शरीर के अंदर जाता है, तभी हम सबको खांसी होता है, खांसी जुकाम। अब आगे क्या है, तो जंतु में रोग जीवाणु, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जंतु में रोग जीवाणु। तो आगे देखते हैं जंतु में रोग जीवाणु क्या होता है। तो अनेक सूक्ष्म जीव जंतु जो है ना, सूक्ष्म जीव होता है, जंतु में भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जीव जंतु होता है उसमें भी रोग उत्पन्न हो सकता है। जैसे एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में भी भयानक रोग है। जो एंथ्रेक्स जो है ना, एंथ्रेक्स जो है मनुष्य एवं मवेशियों में भी भयानक रोग पैदा करते हैं। यहाँ जो एंथ्रेक्स ऐसे लिखा हुआ है ना, एंथ्रेक्स जो है
ये किसमें पाया जाता है? मनुष्य एवं मवेशी जानवरों में भी पाए जाते हैं। तो ये जो है ना भयानक बीमारी होता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे वहाँ पे फिगर। चलो देख लेते हैं पहले फिगर, आखिरकार एंथ्रेक्स क्या होता है, एंथ्रेक्स कैसा बीमारी है। अरे यार लिखा है एंथ्रेक्स, चलो यहाँ देखो, देखो यहाँ पे इस पर भी दिया हुआ है। एंथ्रेक्स क्या है? यह एक गंभीर और, जैसे यहाँ पे रुको, एंथ्रेक्स यहाँ पे देखो दिया हुआ है ना, एंथ्रेक्स ये एक गंभीर और जानलेवा संक्रमण रोग है जो बेसिलस एंथ्रेसिस जो है ना, बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। ये किससे होता है? तो बेसिलस एंथ्रेस से आई है, एंथ्रेस नामक जीवाणु से होता है। बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह मुख्य रूप से पालतू और जंगली पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी को प्रभावित करता है और इनके मध्य में से मनुष्यों को भी फैल सकता है। समझे? ये जो मुख्य किस्म होता है गाय, भैंस, बकरी, उनके साथ जो हमारे आसपास जो मनुष्य रहते हैं उनमें भी फैल सकता है। यह रोग मिट्टी में लंबे समय तक रहने वाले जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होता है। जो मिट्टी में ज़्यादा अधिक समय से रहता है ना जो जीवाणु, उसी से उत्पन्न होता है, जिसे हम स्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इनका फिगर। हम सब बोले थे ना, देखते फिगर मिलता है। यही है, देखो कितना भयंकर है ये सब जो फिगर है किनका, एंथ्रेक्स का। ऐसा फिगर लग रहा है यार, कितना भयंकर लग रहा है देखो ये फिगर। चलो इनको हटाओ। उनके बाद हम सब देखने वाले यहाँ पे पौधों में रोग कारक जीवाणु। अब पौधों में देख लेते हैं, जंतु में तो देख लिए। कुछ जीव सूक्ष्म जीव पौधों में उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसमें करते हैं? पौधों में उत्पन्न करते हैं। रसायनों का उपयोग करके इन्हें सूक्ष्म जीव पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे हम रसायन का उपयोग करके सूक्ष्म जीव पर उत्पन्न पाए जाते थे, पेड़ पौधों में लगता है, तो उसमें हम रसायन का उपयोग करके पा सकते हैं उस पर नियंत्रण। अब खाद्य परिरक्षण क्या होता है? तो खाद्य परिरक्षण यहाँ देखो लिखा हुआ है। परिरक्षण नामक एक खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोकता है। तो खाद्य ये रोकने के लिए बताया गया है। तो परिरक्षण नामक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। सोडियम बेंजोएट एवं सोडियम मेटाबाइफाइट सामान्य परिरक्षक है। नम द्वारा परिरक्षण मांस, मछली, आम, हलवा और इमली आदि। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। खाद्य परिरक्षण, खाद्य से हम कैसे बचाए, मतलब ये जो होता है ना सूक्ष्म जीव से हम कैसे बचाए खाद्य की सहायता से। तो परिरक्षण नामक एक खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीव को वृद्धि को रोकता है। ठीक है, हम खाद्य का उपयोग करके वृद्धि को रोक सकते हैं सूक्ष्म जीव को। तो सोडियम यहाँ क्या है? बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइफाइट है, सामान्य परिरक्षक है। नमक द्वारा परिरक्षण मांस, मछली, आम, हलवा एवं इमली आदि। इनके बाद देखते हैं तेल एवं, क्या लिखा है? तेल एवं शर्करे द्वारा परिरक्षण। तेल एवं जो होता है शर्करे द्वारा परिरक्षण भी कर सकते हैं। जैसे अचार एवं संदूक से बचने के लिए किया जाता है। अचार में फफूंदी वो सब लगने के लिए तेल का उपयोग करता है ना, तो यहाँ तेल और शर्करे का भी उपयोग कर सकता है। अचार को संदूषण से बचने के लिए किया जाता है।
गर्म एवं ठंडा करना, दूध को उबलने पर अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म एवं ठंडा करने पर भी सूक्ष्म जीव को हम नष्ट कर सकते हैं। जैसे दूध को उबलने पर अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, यहाँ देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। राइजोबियम जीवाणु पौधे दहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। यहाँ जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, यहाँ जो लिखा हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये क्या है, यहाँ जो है यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो राइजोबियम जीवाणु जो है ना पौधा दहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक करता है। उसके बाद देखो यहाँ लिखा हुआ है नाइट्रोजन चक्र क्या है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक घटक है। नाइट्रोजन जो है सभी जीवों का जो है ना आवश्यक घटक है, जो प्रोटीन, पुनर्हरित और यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है। यहाँ लिखा हुआ है जो प्रोटीन, पुनर्हरित, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है, इसमें जो है नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। ये सब है। विषाणु जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन उपयोगों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देता है, जिसके कारण निर्मोचन वायुमंडल में होता है। ठीक है, इनके साथ आज का हमारा क्लास 8 का पहला सेकंड चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पे हमारा जो है ना 2 चैप्टर पूरा हो चुका है क्लास 8 का। अब कल पढ़ने वाले क्लास 8 का 3rd चैप्टर। चलो आज का हमारा यही पर लास्ट लेक्चर था। चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। इधर NCERT में देखते क्या क्या दिया हुआ यहाँ था, तो NCERT भी थोड़ा खोल के देख लेते हैं। यहाँ पे ये पढ़ ही लिए। NCERT में देखो पहले क्या है, देखते पहला हमारे यहाँ पर यहाँ, चलो यहाँ पढ़ा है विषाणु है। देखो यहाँ विषाणु तो हम पढ़ा भी दिया आपको। जीव कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये 4 जो है सूक्ष्म जीवों का यहाँ पे दिया है ना। देखो सूक्ष्म जीव के 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन है? जीव, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल है। इसमें विषाणु किसे कहते हैं ये तो आपको पढ़ा दिया है। देखो यहाँ फिगर देख लो, ये भी जीवाणु है। किसका? स्पाइरल जीवाणु है, ये छड़नुमा जीवाणु है। और यहाँ पे जो है क्लेमाइटोमोनास का जो फिगर है ना, ये क्लेमाइटोमोनास का है। उनके बाद स्पायरोगायरा का है, ये फिगर देख लो फिगर। उसके बाद ये किसका है? तो स्पायरोगायरा का फिगर है। इनके बाद हमारे यहाँ एक अमीबा का फिगर। अमीबा का फिगर तो आप किसी भी तरह इस तरह बना सकते हैं अमीबा का फिगर। ठीक है, जैसे हम इनको बना दिए, ये अमीबा है। अमीबा मतलब इसका कोई निश्चित आकार नहीं है, तो अमीबा का फिगर आप कैसे भी बना सकते हैं। और एक हमारे यहाँ पे किस चीज़ का फिगर है? पैरामीशियम का। ये जो पैरामीशियम है, ये पैरामीशियम का फिगर है। ठीक है, ये दोनों जो है ना क्लेमाइटोमोनास और स्पायरोगायरा, ये शैवाल का, ये दोनों जो फिगर है यहाँ पे जो है ना, ये दोनों फिगर किसका है? ये शैवाल का। और ये दोनों जो है पैरामीशियम और अमीबा, ये किसका? प्रोटोजोआ का है। ये एग्जांपल भी आपका हो गया, प्रोटोजोआ का अमीबा आता है और पैरामीशियम आता है। और इसमें क्लेमाइटोमोनास आता है, स्पायरोगायरा आता है, किस में आता है? तो शैवाल में आता है। और आगे देखते क्या है आखिरकार। यहाँ पे लास्ट में कवक। कवक में देखो क्या कहता है, तो राइजोप्स आता है, जो ब्रेट मोल्ड और मेनिसिलियम आता है, और एस्पिरजिलस होता है। ये सब क्या है? कवक में आता है। ठीक है, यहाँ देखो जैसे एक जीवाणु यहाँ दिया है, रुको, मित्रवत सूक्ष्म जीव। ये क्या है? मित्रवर्त हम सब पढ़ गए, जिसमें हमारी सहायता जो करता है वो मित्रवर्त कहलाता है। ठीक है, सूक्ष्म ध्यान दिया हुआ है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनको उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। ये तो आपको पढ़ा दिया। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। जो प्राचीन काल से ही अल्कोहल को बनाने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। ये विषाणु का फिगर है।
विषाणु में इनका और भी नाम है, वो अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, तो हम क्लास 10 में इसको फुल डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या है। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, ये सब तो आपको पढ़ा दिए, तो देख लो आगे क्या है। यहाँ जो किण्वन है ना, यहाँ क्या है, यह गंध अल्कोहल की भी है। यहाँ जो है लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की थी। ये भी याद कर लेना, किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने। यहाँ पे दिवा हुआ है, जैसे यहाँ जो है ना लुई पास्चर जो है ना, तो अब आगे हम पढ़ने वाले, जैसे यहाँ पे बोले थे ना आपको, लुई पास्चर ने मतलब क्या क्या खोज किया, किनका, किण्वन जो है ना उनका, और कब क्या किया था, 1857 में। तो इनको याद कर लेना क्लास 8 वालों। और इनके आगे हम सब देखते हैं क्या है एनसीईआरटी में। एंटीबायोटिक क्या होता है, प्रतिजैविक, ये सब तो पढ़ चुके हैं। एंटीबायोटिक जो हमारे शरीर में जो मतलब डॉक्टर देता है, एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जो बीमारी होती है उनसे ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक बताया था आपको 1929 में, आपको पढ़ाया था ना, तो देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है 1929 में। 1929 में जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक सावधान पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्हें सावधान तस्वीर पर हरे रंग की फफूंदी के छोटे विषाणु दिखे। उन्हें पाया कि यह फफूंदी जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। तो ये क्या क्या फफूंदी का जो ये किया, तो ये जीवाणु को रोकता था। फफूंदी का जो ये किया मतलब क्या बोलते हैं उनको यार, खोज किया ना फफूंदी का, ये किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब क्या, 1929 में। और इनसे क्या होता है, तो यहाँ देखो कहाँ गया रे, फफूंदी जीवाणु में की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। फफूंदी क्या करता है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंदी द्वारा मरे गए। फफूंदी जो है जीवाणुओं द्वारा मरे गए। इसी प्रकार फफूंदी से पेनिसिलिन बनाया गया। फफूंदी से क्या बनाया गया, पेनिसिलिन का किसने बनाया, तो यहाँ 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। तो इनको याद कर लेना। उनके बाद और एक है यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ, एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक की टीके की खोज की। अलेक्जेंडर जो है ना, एडवर्ड जेंडर ने चेचक का जो है कब टीके का खोज किया, तो 1798 में। उनके बाद देखते हैं आगे क्या है। ये सब हम सब अभी पढ़ चुके हैं। देखो नाइट्रोजन स्थिरीकरण साइनोबैक्टीरिया है, नीले हरे सहवाल, ये दोनों है। उनके बाद आगे कुछ है, तो मनुष्य में रोग सूक्ष्म जीव, ये तो अच्छा सब देखते हैं, ये तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले समस्या, सामान्य रोग, ये सब क्या है, सामान्य रोग है, तो हम सब पढ़ लेते हैं ये तो पहले, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं पहले। देखो मानव रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव का भी सम्मान। तो क्षय रोग पहले देखते हैं, ये किससे होता है, तो जीवाणुओं से होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो क्षय रोग जीवाणु कहाँ होते हैं, तो वायु में होता है, ठीक है। इससे बचाव कैसे कर देंगे, ये तो हम बताएंगे अभी। उसके बाद एक खसरा, मेसिलस वायरस, यह वायु में, ये वायरस के द्वारा मतलब ये जो होता है ना, ये रोग वायरस से होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये भी वायु में पाया जाता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है शरीर में, ये भी वायरस है। ये वायु सीधे संपर्क में होता है, ये वायु और सीधे संपर्क से हो सकता है। अब पोलियो, ये जो होता है वायरस से ही होता है। ये हमारा चिकन पॉक्स और जो पोलियो है, ये वायरस के द्वारा होता है। और ये वायु जो है ना, पोलियो, ये वायु और जल में पाया जाता है।
इसका सही बचाव क्या है? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो का। तो यहाँ दिया हुआ है रोग व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों में अलग रखना, रोग की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित सम्मान समय पर टीका करना। इनका मतलब हम सब जिसको रोग होता है उससे अलग ही खाना दे, अलग ही मतलब उसका सभी कुछ अलग कर रहे हैं और उसे समय समय पर टीका दिलवाए, दवाई ये सब देते रहे तो वो उससे हम बच सकते हैं और साथ में उनका जो है उनका भी बीमारी जो होगा सही हो जाएगा तो हमारा पूरा उसमें घर बच सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है? हैजा और टाइफाइड, ये बीमारी भी आम है। ठीक है, हैजा और टाइफाइड हो जाता है। हैजा किससे होता है? जीवाणु से होता है और टाइफाइड भी जीवाणु से होता है। हैजा का जीवाणु कहाँ पाया जाता है? जल और भोजन में अधिकतर। ये किसकी सहायता से जा सकता है? तो जल और भोजन की सहायता से। ये संचरण का तरीका है और ये टाइफाइड और ये जल के द्वारा होता है। जल के साथ टाइफाइड मतलब अंदर जा सकता है। तो व्यक्ति को स्वच्छता एवं अच्छी आर्द्रताओं को अपनाना चाहिए। इसमें जो होता है टाइफाइड से बचने के लिए स्वच्छता अधिक, इसमें मतलब ये होता है स्वच्छता का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उनके बाद देखते हैं यहाँ पे लिखा है उनके बाद भली भांति पके भोजन, उबले पेयजल एवं टीकाकरण लगवाना चाहिए। और इसमें भोजन जो पके खाना चाहिए, उबले पेयजल एवं टीकाकरण से हम इससे बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेपेटाइटिस ए, ये भी एक मानव रोग है। ये वायरस के द्वारा होता है और किनसे ये जा सकता है? जल के द्वारा। ये उबले पेय जल का प्रयोग, टीकाकरण, इससे हम बच सकते हैं। उबले पेय जल का प्रयोग करके और टीकाकरण से, उबले हुए पानी से पियेंगे ना तो इससे बच सकते हैं। और लास्ट में हमारा मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ, ये एक वायरस है, वायरस बोल रहे हैं, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, और ये मच्छरों के द्वारा होता है। मच्छरदान, जैसे मच्छर से बच सकते हैं, मच्छरदानियों का प्रयोग करके मच्छर भगाने वाले रासायनिक का प्रयोग करके कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एक तरह ना होने दें, समझे? इससे हम बच सकते हैं। उनके बाद हमारे पास यहाँ देखो एक है जंतुओं में रोग जीवाणु। तो रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणुओं की खोज की। यहाँ जो है ना रॉबर्ट कोच जो है 1876 में जो है इसने बेसिलस एंथ्रेसिस है नामक जीवाणुओं को खोज की जो एंथ्रेक्स रोग की कारक है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं पादप रोग। पादप रोग में कैसे? नींबू कैंकर होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव इसमें जीवाणु लगता है और संचरण निष्क्रिय वायु है। और गेहूँ की रस्ट, कवक, वायु एवं बीज। भिंडी की पीत वायरस के द्वारा सूक्ष्म जीव मतलब बीमारी लगती है और कीट के द्वारा जैसे हो सकता है। इन्हीं के साथ हमारा चैप्टर आज का पूरा होता हुआ यहाँ पे। और हम सब ये चैप्टर पढ़ ही चुके हैं। गर्म ठंडा करना क्या क्या है ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र, चलो यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र दिया हुआ, चक्र को हम सब समझ लेते हैं। जैसे ये वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल जो है इससे हमारा पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उनके बाद ये सीधे मिट्टी में जाता है। इसी तरह यहाँ पे मिट्टी से जो होता है पौधे द्वारा अवशोषण होता है नाइट्रोजन में, मिट्टी में बसते नाइट्रोजन को यौगिक बनाता है। तो ये मिट्टी द्वारा यहाँ पौधों में अवशोषण हो जाता है। ठीक है, पौधे क्या करते हैं? पौधे नाइट्रोजन को छोड़ने पर जंतु द्वारा पौधों को खाना, ये जंतु फिर यहाँ से ले जा, पौधों से क्या करते हैं? जंतु लेता है नाइट्रोजन। उनके बाद उत्सर्जन एवं जीव की मृत्यु द्वारा नाइट्रोजन में सब मिट्टी में ही मिल जाता है। और इसी तरह यहाँ पे जो है वायुमंडल मिट्टी से एक बार फिर यहाँ पे इतना चक्र हो गया हमारा, ये पौधों में जाता है, पौधों से इंसान या जीव जंतु में फिर मरता है तो वो सब जाके मिट्टी में ही मिल जाता है। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है? मिट्टी से सीधे जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तित, जीवाणु जो है उसे सीधे गैस में उपयोग ये कर देता है। ठीक है,
परिवर्तित कर देता है नाइट्रोजन को, तो यहाँ से डायरेक्ट ये वायुमंडल में चले जाएगा नाइट्रोजन। वायुमंडल से एक बार यहाँ पे देखो तटीय नाइट्रोजन द्वारा स्थिरीकरण ये मिट्टी में आ जाएगा। उनके बाद देखो यहाँ तट के जो होता है तट के द्वारा या उधर समुद्री इलाके में ये सब आराम से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन की जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। उनके बाद जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित कर देता है, फिर ये मिट्टी में जाकर मिल जाता है। उनके बाद ये हमारा यहाँ पे ये हो गया वायुमंडल का चक्र हो गया हमारा। यहाँ पे यहाँ प्रमुख शब्द है, आपने क्या सीखा, चलिए इनको भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। शैवाल सीखा, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षा, जीवाणु, वाहक, संक्रमण रोग, किण्वन, लैक्टोबैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव, नाइट्रोजन चक्र और नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या, ये सब हमने अभी सीखा। ये प्रमुख शब्द है। हमने सीखा क्या क्या इसमें। सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से नहीं देखी जा सकते। यह बर्फीले शीत मौसम में उष्ण झरनाओं तथा मरुस्थल में दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, या कहीं भी मतलब जीवित रह सकता है, चाहे आप कितने भी बर्फीले हो उसमें भी जीवाणु जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्मजीव सब जो होते हैं, सूक्ष्मजीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे एवं जंतुओं के शरीर में पाया जाता है। ये भी पढ़ सकते हैं। ये कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय होते हैं। सूक्ष्मजीव जीव, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनके अलग है, लेकिन फिर भी इनकी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। यह विषाणु केवल परपोषी है। जीवित जीवाणु पर पादप या जंतु में गुण करते हैं। हम सब एक चीज देख रहे हैं, परपोषी, ठीक है। परपोषी यहाँ जो दिया है, परपोषी क्या है, एक होता है परपोषी, एक होता है स्वयंपोषी। परपोषी जो अपने से भोजन नहीं बनाता, जैसे हम सब इंसान है अपने से भोजन बनाते हैं ना, हम सब जैसे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। जैसे इंसान सब जो है परपोषी है, जीव जंतु क्या है वो परपोषी है। इसी तरह जो पेड़ पौधे हुए क्या स्वयंपोषी, वो अपने से भोजन बनाता है, उसे हम स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी और स्वयंपोषी समझ में आएगी। और देखते हैं आखिरकार हमारे पास क्या है। इन्हीं के साथ चैप्टर पूरा हुआ, क्लास 8 का चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब हम कल पढ़ने वाले 3rd चैप्टर, ठीक है। तो जो क्वेश्चन होगा बना लेना, इसमें क्वेश्चन तो आसान सा भी है, नए बने तो कमेंट कर देना, उनके बाद हम आपको बता देंगे। अगर आपको और भी पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो हम कल पढ़ने वाले 3rd चैप्टर क्लास 8 का साइंस का, और हमारे इस साइंस जैसे खत्म होगा हम सब इसके बाद नहीं, एक हफ्ते में 3 दिन हम सब साइंस पढ़ने वाले और 3 दिन मैथ पढ़ने वाले, ठीक है। उनके बाद देखेंगे लास्ट में हम सब इंग्लिश पढ़ने वाले, हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो 8 वाले टेंशन मतलब धीरे धीरे मैं पढ़ा दूंगा पूरे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आज के क्लास 8 का 2nd चैप्टर खत्म होता है।